तो हम प्रदूषण पढ़ रहे थे, पॉल्यूशन, जिसमें हमारा एयर पॉल्यूशन जो था वो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमें वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है, जिसे आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो वाटर पॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो ये दो तरीके से फैलता है। ठीक है, एक तो पॉइंट होता है और दूसरा नॉन पॉइंट होता है। ठीक है, नॉन पॉइंट और पॉइंट में क्या अंतर है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे, फिर उसके बाद जो इसकी डेफिनेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट से यहाँ पर तात्पर्य है जैसे एक पाइप जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये पाइप है। ठीक है, और इससे गंदा पानी बह रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है कि वाटर पॉल्यूशन किस कारण से हो रहा है, इस पाइप के द्वारा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं नदी या तालाब या नाला इत्यादि है और वहां पे एक इधर से पानी आ रहा है, एक इधर से पानी आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो वहां पर हमें स्रोत का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि प्रदूषण का जो मेन कारण है वो क्या है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में यदि हम देखें, कृषि में, तो किसी के खेत से यदि गंदा पानी आ रहा है तो वहां पर हमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस खेत से आ रहा है। परंतु यदि एक ही के खेत से पाइप के थ्रू आ रहा है तो हम उसका पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये पॉइंट है इसका और ये यहाँ से जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो ये दो स्रोत होते हैं जल प्रदूषण के। अब इसकी डेफिनेशन आइए देखते हैं। तो जल प्रदूषण क्या है? तो जल निकायों का संदूषण आमतौर पर मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जल निकायों में शामिल है। उदाहरण के लिए झील, नदियां, महासागर, जलभृत और भूजल। ठीक है, कहीं पे यदि जल भराव भी है तो वो भी हमारे जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जल जहाँ पे घरों में यदि भरा हुआ है तो वहां पे मच्छर पनपने लगते हैं। तो मच्छर पनपने लगते हैं तो उसके कारण डेंगू इत्यादि भी घर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो ये भी जल भराव भी एक कारण होता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। ठीक है, तो जब प्रदूषण प्राकृतिक वातावरण में पेश किया जाता है तो जल प्रदूषण का परिणाम होता है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों के कारण प्रदूषण का एक विशिष्ट उदाहरण भारत और बंगाल देश में कुछ हिस्सों में भूजल है, जिसमें आर्सेनिक प्रदूषण है। ठीक है, ये प्रश्न ये मैंने दो तीन बार देखा कि इसकी बात बहुत की गई है। बांग्लादेश में आर्सेनिक के कारण बहुत बड़ी बीमारियां फैली, जिससे कैंसर होता दिखाई दिया। ठीक है, तो भूजल के कारण मतलब यदि आप में उसमें आर्सेनिक संदूषण ज्यादा होगा तो वो हमारे शरीर में घुलनशील हो करके एक कैंसर का कारण भी बनता है। ठीक है, फिर भूजल का आर्सेनिक संदूषण प्रदूषण का एक रूप है जो भूजल के गहरे स्तरों में आर्सेनिक के प्राकृतिक रूप से उच्च सांद्रता का कारण बनता है। ठीक है, तो ये कुछ जल प्रदूषण की डेफिनेशन थी। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जब आप लोग देखते होंगे घरों में भी जैसे औरों का यूज होता है, तो औरों हमारा क्या करता है, टीडीएस लेवल कम करता है। जैसे मान लीजिए टीडीएस लेवल क्या होता है, ये वाटर में होता है। ठीक है, जो वाटर है हमारा, उसमें टीडीएस लेवल जितना कम होगा उतना ही वाटर जो होगा वो पीने योग्य होगा। ठीक है,
तो कहीं-कहीं 400, कहीं-कहीं 600, कहीं 800 ऐसे टीडीएस लेवल होता है। तो उसको कम करने के लिए लोग अपने घर में आरओ लगवाते हैं, ठीक है? आरओ या फ़िल्टर लगवाते हैं जिससे पानी की शुद्धता की जाती है। तो ये टीडीएस का एक बार फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ठीक है? और यही टीडीएस यदि कम मात्रा में, बहुत अधिक कम मात्रा में होने लगे, यदि ये मीडियम रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत कम मात्रा में हो जाए तो भी हमारे एक जल प्रदूषण और हमारे जल द्वारा उत्पत्ति डिजीज भी हो सकती है हमें, ठीक है? अभी हम लोग आगे डिजीज भी पढ़ेंगे इसके। आगे देखते हैं। तो जल प्रदूषण के कारण है कुछ कुछ, क्या है? तो घरेलू अपशिष्ट और मल इत्यादि, मतलब घरों में जो अपशिष्ट कचरा इत्यादि बचता है उससे भी जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां से यदि कोई पानी इत्यादि प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर जनरेटर इत्यादि का प्रयोग होता है या गर्म किसी मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर भी पानी का बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये इंडस्ट्री एरिया है और इसके यहाँ पर नदी बह रही है इसके बगल में, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, अपने इंडस्ट्री को ठंडा करने के लिए यहाँ से एक पाइप लेते हैं जिससे ये नदी का पानी यहाँ जाता है और वो इंडस्ट्री एरिया को ठंडा करता है और देन वो फिर उसको वापस उसी में छोड़ देते हैं। तो वो पानी कैसा होता है? दूषित होता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है, ठीक है? तीसरा एग्रीकल्चर, हमने बता ही दिया, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जल प्रदूषण के लिए। फिर रेडियोधर्मी अपशिष्ट, ठीक है? तापीय प्रदूषण जैसे कि ये थर्मल, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये थर्मल में भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ से ठंडा पानी लिया और फिर उसको गर्म करके यहाँ पर भेज दिया, तो ये भी होता है। तेल प्रदूषण कैसे होता है? तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि समुद्र इत्यादि में शिप वगैरह चलती हैं, जिससे ऑयल उसमें जाता है और नीचे के लोगों को प्रॉब्लम, यानी कि जो मछली में जल में रहते हैं, जल में जो मछली इत्यादि रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो ये सारे कुछ कारण हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। तो जल प्रदूषण के प्रभाव, अब ये प्रभाव हम पे क्या-क्या पड़ते हैं? तो जल प्रदूषण, स्वच्छता प्रथाओं की कमी और पानी में सीवेज की उपस्थिति से कई बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ जल जनित रोग भी हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, पैराटिफाइड और बुखार, पेचिस, पीलिया आदि। पानी में मौजूद रसायन हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए कीटनाशक तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कार्बोनेट्स और आर्गनोफोस्फेट्स के कारण कैंसर का कारण भी बन सकता है। तेल फैल जाने से रन ऑफ और अन्य दुर्घटनाएं भी सभी प्रकार के प्रदूषण को नदियों और झीलों और महासागरों में ले जा सकती हैं, जो वहां रहने वाले जलीय जीवन से समझौता करती हैं। लंबे समय में ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती हैं, इत्यादि ये सब प्रभाव पड़ते हैं। ये अभी मैंने एक सिर्फ नॉर्मली आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए, जल प्रदूषण से होने वाले रोग, ठीक है? ये आजकल यहाँ से प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो उसको मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताया है। तो अब जल प्रदूषण से होने वाले रोग जो है वो क्या है? तो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ और शुद्ध पानी आवश्यक है। ताजे और स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के लिए एक बुनियादी जरूरत है। फिर भी दुनिया भर में लाखों लोग इससे वंचित हैं। ठीक है? बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर शुद्ध पानी की कमी है। ठीक है? तो मतलब उसी बात को यहाँ पे ऊपर बताया जा रहा है, दुनिया भर में लाखों लोग इससे वंचित हैं, ठीक है? अब देखिए, जो ये डिजीज होती हैं, ये 4 तरीके की होती हैं, ठीक है? कौन-कौन सी? वाटर बॉर्न, वाटर बेस्ड और वाटर रिलेटिव और वाटर वॉस्ड और अदर पॉल्यूटेंट, ठीक है? इस तरीके से 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 प्रकार की ही देखेंगे। तो सबसे पहले वाटर बॉर्न क्या है? तो जो
पानी में ही उगते हैं, ठीक है? जो मतलब पानी में ही पैदा होते हैं और उसके कारण हमें डिजीज़ पहुँचाते हैं। ये ओरल माध्यम से होती हैं। ये डिजीज़ कैसे होती है? ओरल माध्यम से, यानी कि जो हम पानी पीते हैं, उसके कारण से होता है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बैक्टीरिया, ठीक है? तो बैक्टीरिया यदि हमारे शरीर में जाता है तो कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं? तो टाइफाइड, पाराटाइफाइड और कालरा, ठीक है? और वायरस, वायरस जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस, जिसमें ए और ई शामिल है, ठीक है? पोलियो, और ये कैसा होता है? इन्फेंटाइल होता है, ठीक है? इन्फेंटाइल का मतलब होता है इनमें हड्डियां नहीं होती हैं। ये जो वायरस होते हैं ना, इनमें बोन्स नहीं होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है? तो ये अमोइबेसिस होती है, ठीक है? ग्यार डिजीज होती है, ये दो होती हैं। हेलमेंथिक क्या है? हेलमेंथिक राउंड वॉर्म होता है, टैप वॉर्म होता है, इत्यादि। फिर लैप्टोस्पाइरल क्या है? तो इससे वेल्स डिजीज होती है, ठीक है? एक सेकेंड रुकिएगा। हम्म, ठीक है। ये कुछ बीमारियां इनसे होने वाली हैं। इनको आपको याद करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, हेलमेंथिक से कौन सी होती है और लेप्टोस्पाइरल से कौन सी होती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड क्या होता है? तो इसमें वाटर बेस्ड में क्या होते हैं? इसमें सबसे पहली जो बीमारी है सोमियासिस, ठीक है? ये जो है, ये बिलहर्जिया में होती है, ठीक है? बिलहर्जिया एक जगह है, वहां पर होती है। ये आप बगल में देख रहे होंगे, इसका पूरा साइकिल बताया हुआ है। यहाँ पे ये कैसे होता है? ये पानी में अधिक रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये कीड़ा पानी में ही रहता है, ठीक है? और ये जब व्यक्ति के शरीर के अंदर घुसता है तो ये इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है? फिर ये उसमें एग विथ ये सब देता है और फिर उसमें से बुलिनस निकलता है और उसके बाद ये इफेक्टिव कैरकेरिया बन करके इसके शरीर से बाहर आता है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी जर्नी है। ये सिस्टोसोमियासिस नाम की एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है, पानी में विकसित होने वाली परजीवी कीड़े के कारण होता है। इसलिए दूषित पानी में नहाने, तैरने या चलने से जल निकाय के कीड़े त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है? तो ये त्वचा में प्रवेश करने के कारण ही ये बीमारी होती है, ठीक है? नेक्स्ट वाटर बेस्ड कौन सी है? तो ड्रैकन कुलियासिस, ठीक है? जिसे गिनी कृमि रोग भी बोलते हैं। ये आप देखिए बगल में ये चित्र बना हुआ है। इसमें क्या होता है? जो एक वॉर्म होता है, वॉर्म डिजीज होती है, तो इसमें ये एक छोटा सा कीड़ा होता है, ऐसा केचुआ टाइप का छोटा सा कीड़ा होता है और जो शरीर के अंदर घुस जाता है, ठीक है? फिर महीनों वो उसके अंदर उसको पोषक तत्व मिलते रहते हैं, तो आदि खा करके वो इतना बड़ा हो जाता है कि जब वो पूरी फुल अपने फॉर्म में आ जाता है तो वो अपने शरीर से छेद करके बाहर निकलने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पर इसमें देख रहे होंगे, ठीक है? तो ये भी बोन रहित होते हैं, इनमें बोन्स नहीं होती हैं, ठीक है? तो ये जो ट्रैकेनकुलियासिस है, ये जल प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर बीमारी में से एक है। इसे गिनी कृमि रोग के रूप में भी जाना जाता है। और ये सबसे ज्यादा ये डिजीज जो है ये अफ्रीका में होती है, ठीक है? कहाँ होती है? अफ्रीका में, ठीक है? हम्म, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वाटर वॉस्ट, ठीक है? ये वाटर वॉस्ट क्या है? तो ये पुअर हाइजीन,
पुअर हाइजीन के कारण होती है। इससे क्या होता है, जैसे हम यदि गंदा पानी यूज कर लेते हैं, ठीक है, गंदे पानी को पी लेते हैं इत्यादि वगैरह, तो उससे देखिए क्या क्या होता है, खुजली होती है, ट्रैकोमा होता है, आंखों में लालिमा इत्यादि होना, टाइफस हो जाता है, ये एक प्रकार का ज्वर है, ठीक है, आंख आना और रक्त प्रवाह संक्रमण, ये सब किससे होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, वाटर वॉस्ड सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है अदर पॉल्यूटेंट। अदर पॉल्यूटेंट के अंतर्गत क्या है, तो फ्लोराइड, आर्सेनिक, मेटल, हैवी मेटल्स, मतलब ये सब जिनमें आते हैं, उन उनसे उन पॉल्यूटेंट से जो हमें डिजीज होती हैं, उनको हम अदर पॉल्यूटेंट यानी कि कहते हैं, ठीक है। इसमें ये आर्सेनिक भी आता है, जो भी हम लोगों ने पहले आर्सेनिक पढ़ा ना, बताया था मैंने आप लोगों को, आर्सेनिक अधिक होता है तो उसमें कैंसर होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये अदर पॉल्यूटेंट में आते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। इसमें सीसा पॉइजनिंग नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, पुराने पाइप के उपयोग से पानी के संदूषण या जल प्रणालियों के खतरनाक रसायनों का प्रवाह होता है और लैंड पॉइजनिंग का कारण बनता है, ठीक है। यह जल प्रदूषण के कारण होने वाली जानलेवा बीमारियों में से एक है। बच्चों को सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जब धातु उनके शरीर में उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तो ये कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे एनीमिक, प्रजनन प्रणाली के साथ परेशानियां या उक्त राज्य रक्तचाप के परिणाम के रूप में सामने आने लगती है। लेड पॉइजनिंग जो है वो गंभीर अंग क्षति का कारण बन सकता है, विशेष रूप से गुर्दे और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक फ्लोरोसिस नाम की भी बीमारी है। ये एक ऐसी स्थिति है जो फ्लोराइड रसायनों के उच्च सांद्रता वाले भूजल के सेवन में परिणाम स्वरूप दांतों और हड्डियों के होती है। देखिए, ये जो फ्लोराइड है, एक यहाँ पे फ्लोराइड नाम का एक तत्व होता है जो पानी में पाया जाता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है, ठीक है। यदि एक ये सीमित अवस्था में है, तो ये हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, जो पानी में होता है। लेकिन इसी की यदि अधिकता हो जाएगी, तो हमारे दांतों में पीला-पीला सा जमने लगता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग फिर डॉक्टर के पास जाकर के उसे हटवाते हैं या साफ करवाते हैं, तो दांतों में एक परत जैसी पीली-पीली सी जमने लगती है। उसी को फ्लोराइड बोलते हैं, ठीक है? उसी को फ्लोरोसिस नामक एक बीमारी बोलते हैं। ये किसमें होती है? दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है। इस प्रकार के रसायन भूजल में स्वाभाविक रूप से होते हैं और यह रोग विश्व स्तर में 25 से अधिक देशों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। फ्लोराइड के उच्च स्तर के संपर्क में पेट दर्द, अत्यधिक लाल मतली, उल्टी का तत्काल प्रभाव होता है और मांसपेशियों में ऐंठन इत्यादि भी होती है। और इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नॉक नी डिसीज की। नॉक नी डिसीज क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों के पैर, जैसे मान लीजिए ये पैर है, ठीक है, ये किसी का पैर है, ये पैर कैसे हो जाते हैं, ऐसे बाहर की ओर मुड़ जाते हैं दोनों, ठीक है। ये पैर कैसे हो जाते हैं, बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होती है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है आर्सेनिकोसिस, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। बंगाल देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा के साथ रासायनिक एसिड रूप में प्रदूषित पेयजल के सेवन से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। आर्सेनिक द्वारा रासायनिक विषाक्त लंबे समय तक होती है और रसायन के संपर्क में आने से मूत्राशय, त्वचा, गुर्दे और फेफड़ों का में कैंसर होता है, ठीक है। ये बीमारी दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है, जो आर्सेनिक से प्रदूषित पानी पर निर्भर है। रोग के लक्षणों में मूत्राशय, किडनी, फेफड़ों और त्वचा के साथ केराटोसिस नामक समस्याएं शामिल हो जाती हैं, जो बाद में क्या बन जाती हैं, कैंसर बन जाती हैं, ठीक है। और आर्सेनिक के लगातार संपर्क में आने से काले पैर यानी कि ब्लैक फुट की बीमारी होती है, ठीक है। ब्लैक फुट आप लोग जानते हैं, पैरों में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, उसको ब्लैक फुट बोलते हैं। चलिए, अदर यहाँ पर कहा गया है
आंत्रशोथ और एन्सेफ्लाइटिस और पेट में ऐंठन और अल्सर, श्वसन संक्रमण, ये सब भी आपकी जल जनित बीमारियां हैं, यानी कि जल से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सभी लोग लगाएंगे। हम्म, चलिए पहला प्रश्न है, प्रदूषित जल के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? जियाराडिया या डेंगू या अमीबिसिस या टाइफाइड? बताइए सभी लोग, इन तीनों में से कौन सा है? ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, मैं जरा ज्वाइन हो जाऊं, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जल्दी करेंगे सब लोग। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो वाटर पॉल्यूटेड यानी कि जल जनित बीमारियां हैं? ठीक है, और सभी लोग आंसर देंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। एक बार कोशिश तो कीजिए एटलीस्ट। हम्म, ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन डी चूज किया है वो उनका आंसर सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे सही है? देखिए, डेंगू मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मच्छर भले पानी में पैदा होता है, लेकिन वो उसके डेंगू काटने से होता है ना, तो ये तो मच्छर के द्वारा होती है, तो ये वाटर जनित तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये डेंगू गलत है, तो बी ऑप्शन देखिए जहां जहां है, तो बी ऑप्शन इसमें भी है, बी ऑप्शन इसमें भी है और बी ऑप्शन इसमें भी है, तो ये आपका आंसर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल दूषित होता है, ठीक है, तो किससे? आर्सेनिक से, सीसा से, बुध से, निकेल से? यह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। थोड़ा जल्दी जल्दी देंगे सभी लोग। हम्म, सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, इसका आंसर होगा आर्सेनिक। ठीक है,
तो आर्सेनिक इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी के किस घटक की अधिकता के कारण होता है? ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो पानी के किस घटक की अधिकता के कारण होता है? थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स, ये फोर्थ नंबर है और नाइट्रेटस जो है वो थर्ड नंबर है। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेटस की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, ये भी एक पानी में पाया जाने वाला वो है, लेकिन ये इसकी भी वही बात है कि यदि ये मीडियम अवस्था में रहता है तो हमें पोषक देता है, तत्व देता है, लेकिन यदि अधिक अवस्था में रहता है तो ये हमें डिजीज का कारण बनता है। ठीक है, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषक समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? ठीक है, कृषि रन ऑफ, तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट या सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, ऑयल स्पिल, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या स्वेज। वैसे तो इसमें ऑल ऑफ दीज हैं, लेकिन ये नेट में पेपर पूछा गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होने का क्या है? तो बताइए। चलिए, इसका आंसर जो है कृषि रन ऑफ है, एग्रीकल्चर रन ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है? ठीक है, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है? ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक, सल्फेट्स ऑफ आर्सेनिक या एसिड ऑफ आर्सेनिक या नाइट्रेट्स ऑफ आर्सेनिक। पूजा जी, पिछले क्वेश्चन का आंसर एग्रीकल्चर रन ऑफ था। एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक सेकंड में बैक करके देख लेती हूँ। कौन सा प्रदूषक समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? हाँ, समुद्री प्रदूषक पहुंचा है तो जो एग्रीकल्चर के नदी नालों का पानी है वो भी तो समुद्र में ही जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, उसको हम बाद में देख लेंगे।
वैसे उसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हुई। जो चारों कारण बताए गए हैं, चारों कारण के कारण से ही वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है एसिड ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक में एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जो दूषित कणों के साथ क्रिया करके एक प्रदूषण तत्व बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड एक जल जनित रोग है जो निम्न में से पैदा होता है। तो जो टाइफाइड है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या हेलमिंथ यानी कि कृमि के द्वारा? अभी आप लोगों को पढ़ाया था। जल्दी जल्दी कीजिए सभी लोग। हम्म, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ही हमें टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, पहला बोल रहे हैं कि पेयजल में फ्लोराइड की पूर्ण अनुपस्थिति के कारण दंत गुहिकाएं होती हैं, और दूसरा उसका निष्कर्ष दे रहे हैं पेयजल में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण सभी दंत समस्याओं से बचा जा सकता है। आप जल्दी बताइए इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि फ्लोराइड ऐसा है पानी में जो ना हो तो भी प्रॉब्लम है और अधिक मात्रा में हो तो भी प्रॉब्लम है। तो उसी के आधार पे इसका आंसर दीजिए सभी लोग। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो आप लोग लिख सकते हैं दोनों सही, दोनों गलत, पहला सही दूसरा गलत, या दूसरा सही पहला गलत, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, पेयजल में फ्लोराइड की पूर्ण अनुपस्थिति, यदि पूर्ण अनुपस्थिति रहती है तो भी दंत गुहिकाएं होती हैं। ठीक है, और उपस्थिति रहती है तो दंत समस्याओं से बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि ये अधिक मात्रा में होगी तो फ्लोराइड से अभी हमने आप लोगों को बताया था फ्लोरोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है जिसमें दांतों में पीलापन जम जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सॉइल पॉल्यूशन में। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है? सॉइल पॉल्यूशन क्या है? तो इसमें पृथ्वी की सतह का वह भाग है जिसमें विघटित चट्टान खाद मिट्टी होती है, और ये कार्बनिक और अकार्बनिक सामग्रियों से एक पतली परत है जो पृथ्वी की चट्टान सतह पर फैली है। ठीक है, मृदा प्रदूषण को विषाक्त पदार्थों की पर्याप्त सांद्रता के साथ और मिट्टी के प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। विषाक्त पदार्थ मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसकी उत्पादकता को कम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि सॉइल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि हम भारत जो है एक एग्रीकल्चर माना जाता है।
ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को उगाना या विषाक्त पदार्थों का प्रयोग करना, तो इत्यादि से हमें समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है? और मिट्टी में जो उर्वरकता क्षमता होती है, वो थोड़ी-सी कम हो जाती है, ठीक है? तो इसके कारण मृदा प्रदूषण हमारा जो है वो बढ़ता है। आगे कह रहे हैं सॉइल साइज, ठीक है? श्रवण जी और पूजा जी, आप दोनों अभी पढ़ लीजिए, आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस है वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो सॉइल साइज क्या है? तो सॉइल साइज की यदि हम बात करें, तो इसमें से एक बार प्रश्न आया है, इसको अरेंज करने को बोला गया है, ठीक है? तो इसमें रेत के कण के जो आकार होते हैं, यानी कि सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? 2.0 से 0.5 mm, ठीक है? इससे जो छोटे होते हैं वो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं। सिल्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं? तो 0.05 से 0.2 mm। फिर उसके बाद क्ले पार्टिकल्स माने जाते हैं जो 0.2 mm से कम होते हैं, ठीक है? तो ये एक चार्ट यहाँ पर बना हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसके थ्रू आप क्रम इसका समझ सकते हैं। जैसे सबसे छोटा जो होता है वो क्ले होता है, फिर आते हैं सिल्ट पार्टिकल्स, देन सैंड पार्टिकल्स और ग्रेवल, ठीक है? तो ये 4 पार्ट में ये डिवाइडेड होते हैं। इनकी कोई साइज़ नहीं होती है, ये बड़े होते हैं, सबसे बड़े ग्रेवल्स होते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। तो सॉइल्स हॉरिजॉन्स यानी कि लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है? तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लेयर्स गिनाई गई हैं, ठीक है? तो सबसे पहली लेयर जो होती है, वो क्या होती है? ओ हॉरिज़न, ठीक है? उस लेयर का नाम क्या रखा गया है? ओ हॉरिज़न। देखिए, इनको आपको लेयर्स के नाम याद रखने हैं। सबसे ऊपर वाली परत कौन-सी होती है? ओ हॉरिज़न। जो लेयर होती है, ऑर्गेनिक होती है। इसमें ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस। इसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ह्यूमस आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ है। जो ह्यूमस का कार्य मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाता है। कैसा बनाता है? ऑक्सीजन जाने योग्य बनाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब कृषि की जाती है या एग्रीकल्चर किया जाता है, तो ट्रक के माध्यम से उसका अवटोलन किया जाता है। अवटोलन यानी कि ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, इत्यादि ऐसे उसमें गैपिंग टाइप की बनाई जाती है सॉइल में। यदि ऑक्सीजन उसमें नहीं जाएगी, तो वो अच्छी उर्वरक क्षमता नहीं दे सकती और भी चीज़ों की प्रॉब्लम उसमें आ जाती हैं, ठीक है? तो इसलिए उसको छिद्रपूर्ण बनाया जाता है, जिससे उसकी वायु और जल धारण क्षमता बढ़ती है। यह पोषक तत्वों के लिए से भरपूर है, जो पौधों के विकास को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए खनिज, ठीक है? आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग जहाँ पर मिट्टी में उर्वरक क्षमता कम है, तो वहाँ पर गाय का गोबर इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है? और भी ऑर्गेनिक पदार्थ जो मार्केट में अवेलेबल है, उनका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है? दूसरी है ए हॉरिज़न। ए हॉरिज़न क्या है? तो ये टॉप सॉइल है, ठीक है? यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की जो आप लोगों को दिख रही होगी, ये ए हॉरिज़न है, ठीक है? नेक्स्ट है ई हॉरिज़न। ई हॉरिज़न क्या है? तो इल्लुविएटेड सॉइल, यानी कि पानी से लवणों की अतिरिक्त मात्रा को अतिरिक्त सिंचाई के द्वारा निकालना भी निक्षालन कहलाता है, ठीक है? इसमें मृदा लवणता की वृद्धि से बचा जा सकता है और पोषक तत्वों को नीचे चले जाते हैं। इस क्रिया को लिचनिंग कहते हैं, लीचिंग सॉरी, ठीक है? तो ये प्रश्न एक बार बना हुआ है कि लीचिंग लेयर कौन-सी है? तो कौन-सी लेयर है? ई हॉरिज़न, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, मतलब जो बार-बार हम जो यूज़ करते हैं ना सॉइल का, तो उसके कारण जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो नीचे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बहुत बार उनको उसको उर्वरक के द्वारा या ऊपर-नीचे लेयर करने से उसकी उर्वरकता वापस आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है बी हॉरिज़न। बी हॉरिज़न क्या है? तो ये सबसॉइल है, ठीक है? फिर सी हॉरिज़न है, इसमें वेदर्ड पेरेंट्स मटेरियल होते हैं, यानी कि ये जो नीचे रॉक पेरेंट मटेरियल है, इन्हीं का जो ये टूटा हुआ अवशेष होता है, इसको वेदर्ड पेरेंट मटेरियल बोलते हैं,
ठीक है? इसी के छोटे-छोटे कण होते हैं और रॉक सबसे नीचे जो होता है वो आर होता है यानी कि रॉक पैरेंट मटेरियल। ये चट्टानों के टूटने से बनता है, ठीक है? तो इस तरीके से इनकी कुछ लेयर्स होती हैं, इनको सभी लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आर ओरिजिन, दूसरा सी ओरिजिन, तीसरा बी ओरिजिन और फिर ई ओरिजिन, ए ओरिजिन और ओ ओरिजिन, ठीक है? तो इसका एक बार सभी लोग आर सी बी ई ए ओ ऐसे करके क्रम याद रखेंगे, हो सकता है कि क्रम पूछ दे, ठीक है? फिर इसमें सॉइल में क्या होता है, जिस तरीके से वाटर में टीडीएस पाया जाता है, ठीक है? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या था? सभी लोग बताइए। अभी पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, ठीक है? उसी तरीके से मिट्टी यानी कि सॉइल में पीएच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीएच। इसका पीएच लेवल चेक किया जाता है। जिस तरीके से वाटर का टीडीएस लेवल चेक किया जाता है, उसी तरीके से इसका पीएच लेवल चेक किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म है। फिर आगे कह रहे हैं कि मिट्टी का पीएच अब देखिए पीएच लेवल जो होता है उसमें उसको चेक क्यों किया जाता है या कितना होना चाहिए, घटता है तो क्या होता है, बढ़ता है तो क्या होता है, तो उसको यहाँ पे नीचे बता रहे हैं। मिट्टी की एक पीएच एक संख्या होती है। अच्छा, ये भी एक प्रश्न बना हुआ है कि जो पीएच लेवल है वो किस में होता है, एमएम में होता है या और भी किसी में होता है, तो ये किस में होता है? संख्या में होता है। किस में होता है? संख्या में, जो बताती है कि आपकी मिट्टी कितनी अम्लीय या क्षारीय है। ये दो तरीके से आपको बताती है। तो यदि 7 जो है वो मीडियम है, यानी कि अगर किसी मिट्टी का लेवल 7.0 है तो वो ठीक है। यदि इसके मान से नीचे है, 7 पॉइंट से नीचे है, तो वो कैसी होगी? अम्लीय है। कैसी होगी? अम्लीय मिट्टी है। और यदि 7.0 से ऊपर है, तो वो मिट्टी कैसी होगी? क्षारीय होगी। ठीक है? तो ये चीज याद रखना है। 7 पॉइंट के नीचे है तो अम्लीय और 7 पॉइंट के ऊपर है तो क्षारीय। ठीक है? और मीडियम जो इसका है, मध्यस्थ जो तटस्थ है इसका, वो 7.0 है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो मिट्टी में ऐसे यौगिक होते हैं जो मानव और अन्य जीवों के लिए हानिकारक विषाक्त होते हैं, लेकिन मनुष्यों और जीवित प्राणियों को प्रभावित करने के लिए ऐसे हानिकारक पदार्थ की सांद्रता बहुत कम होती है। प्रदूषण तब होता है जब ऐसे हानिकारक पदार्थों की सांद्रता जीवित जीव और प्राणी को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो जाती है। अब मृदा प्रदूषण कोई भी ऐसा कारक है जो मिट्टी की गुणवत्ता, बनावट, खनिज सामग्रियों को खराब करता है या जो मिट्टी के जीवों के जैविक संतुलन को बिगाड़ता है। देखिए, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जो हम लोगों की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो खुद अपने आप को बैलेंस कर लेती हैं। ठीक है? जैसे कि यदि एक वाटर की बात करते हैं, नदी नालों में जो हम गंदा पानी फेंकते हैं, इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है, वो लोग परमिट निकालते हैं कि हमारा जो कूड़ा कचरा है वो हम कहाँ डालें। ठीक है? तो उसका परमिट निकाल करके वो नदियों में वो भेजते हैं। पर यदि वो लिमिटेड मात्रा में होता है तो नदी उसको बहा करके या फिर अपनी जो उसमें गुणवत्ता होती है पानी में उसके द्वारा उसको हजम कर लेती है। लेकिन अगर वही अनलिमिटेड होने लगता है, तब वो क्या बन जाता है? वो एक वाटर पॉल्यूशन का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से जो मृदा यानी कि मिट्टी होती है, उसकी भी क्षरण करने की यानी कि उसकी भी सहने की एक क्षमता होती है। यदि उससे अधिक हम उसका प्रयोग करते हैं या उसमें अधिक विषाक्त पदार्थ डालते हैं, तो वो भी एक किसका रूप बन जाता है? मृदा प्रदूषण का रूप बन जाता है। ठीक है? तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें गॉड द्वारा प्रोवाइड है, वो एक लिमिटेड तक सहन शक्ति रखते हैं। अनलिमिटेड होने पर वो हमें डिजीज देते हैं या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन का सबसे अच्छा फ्रेंड इन्वायरमेंट है। यदि आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो वो फिर आपके साथ भी छेड़खानी करेगा। ठीक है?
नेक्स्ट यहाँ पे कारण बताए गए हैं। तो कारण क्या है? तो कृषि में जब उर्वरकों और या खपतवार नाशकों या कीटनाशकों या शाकनाशियों का अंधाधुंध उपयोग होता है। ठीक है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे जगह है जहाँ पर वेजिटेबल्स उगाने के लिए एक दिन में ही उसको बड़ा करने के लिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं। इंजेक्शन तक का भी, ककड़ी इत्यादि जो है उनको इंजेक्शन तक की लगाया जाता है ताकि वो बड़े साइज में उसका और वो हो पाए, उत्पादन हो पाए, ठीक है? शहरों में जब भारी मात्रा में ठोस कचरे डाले जाते हैं जिससे हानिकारक भारी धातुओं का रिसाव होता है। शहरीकरण के कारण दूषित पानी का रिसाव और वनों की कटाई आदि, ठीक है? वन काट करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो इसके भी कारण हो रहा है। विकास गतिविधियों के कारण मिट्टी का कटाव, ठीक है? तो मतलब हमें मिट्टी चाहिए तो वहाँ पे भी मिट्टियों का हम कटाव इत्यादि पढ़ेंगे। सॉरी, कटाव आदि करते हैं जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। अब प्रदूषक प्रदूषक देखते हैं इसमें क्या-क्या है। तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पे पारा, सीसा, तांबा, जस्ता, केडमियम, डाइऑक्सिन, पॉलीक्लोरीन युक्त और बाइफिनाइल्स ये सब जो है, ये सब पदार्थों का निर्वहन होता है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। कीटनाशक, ठीक है? पेस्टिसाइड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। कृषि वानिकी और बागवानी के उत्पादन में सुधार करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग होता है। आम कीटनाशक शाकनाशी खपतवारों को मारने, नियंत्रित करने और अन्य वांछित पौधों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है? तो इत्यादि के कारण भी हमें ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं उर्वरक और खाद्य, ठीक है? फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर्स, ये क्या है? तो फसल की उपज बढ़ाने के लिए भी हम बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? लेकिन रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हानिकारक होता है। मतलब थोड़ा सा यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड मात्रा में कोई भी चीज हम प्रयोग करेंगे तो वो हमें क्षति पहुंचाएगी ही। यहाँ मिट्टी में पैदा होने वाले जीवों की आबादी को कम और मिट्टी की संरचना आदि उत्पादकता को घटाते हैं, जिससे लवणों बढ़ते हैं, ठीक है? जिससे मृदा प्रदूषण होता है। त्यागी गई सामग्रियां यानी कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे हम लोगों ने अब देखिए जैसे हम लोग घर में किसी फ्रूट या फल खाते हैं, ठीक है? फ्रूट या फल्स खाते हैं, तो उनके जो छिलके इत्यादि होते हैं, उनको यदि हम मिट्टी में फेंकते हैं, तो वो 2-3 दिन बाद प्रकृति उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है? वो मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन उसी जगह यदि हम चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं इत्यादि, तो वो जो प्लास्टिक्स है, वो तो वो नहीं कर सकती ना क्योंकि वो तो रिन्यूएबल है ही नहीं, ठीक है? तो उसके कारण भी प्रदूषण होता है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने इसमें कंक्रीट, डामर, रूम्स, चमड़ी, डिब्बे, प्लास्टिक, काँच, फेंका गया भोजन, कागज आदि शामिल है, ठीक है? फिर रेडियोधर्मी अपशिष्ट। अब रेडियोधर्मी अपशिष्ट क्या है? तो ये एक प्रकार का खतरनाक अपशिष्ट है, जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। रेडियोधर्मी कचरे का उत्पादन करने के लिए उद्योग, नाभिकीय औषधि, परमाणु अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, कोयला, दुर्लभ खनिजों का खनन इत्यादि परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है? तो इससे भी हाँ, इसके 2 जगह प्रयोग होते हैं, पहले पानी में और फिर मिट्टी में, क्योंकि जब अभी हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था, तो वहाँ पे भी रेडियोधर्मी अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल वहाँ पे था, ठीक है? छठा है भारी धातु, हैवी मेटल्स के कारण भी होता है, तो हैवी मेटल्स अभी हम लोगों ने पढ़े थे कौन-कौन से होते हैं, तो आर्सेनिक, एंटीमोनी, कैडमियम, थैलियम, मरकरी, लीड, जिंक, ये सब इनके कारण भी मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है? फिर अम्लीय वर्षा, एसिड रेन भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत खराब है, ठीक है? अम्लीय वर्षा न केवल जल निकायों और मनुष्यों के लिए हानिकारक है, ये मिट्टी को भी दूषित करता है, जो पौधों और जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है? तो एसिड रेन भी हमारे सॉइल पॉल्यूशन का एक कारण है। अब देखिए, आगे प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि कृषि से होने वाला मृदा प्रदूषण, ठीक है? आप लोगों को अभी मैंने बताया एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा मतलब कारण है, ठीक है? फिर औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस कचरे के कारण होने वाला प्रदूषण और शहरी गतिविधियों के कारण। तो ये 3 प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं। अब मृदा प्रदूषण के जो प्रभाव हैं,
जो मतलब हम पर पड़ रहे हैं इत्यादि, उसको यहाँ पर थोड़ा-सा डिफाइन किया है। तो इसमें एक सॉइल इरोज़न है, उसका यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है। पहले ठीक है, पहला देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहे हैं कि किसी मिट्टी की उर्वरता की कमी, उर्वरता में कमी, ठीक है? उर्वरता में कमी का तात्पर्य वही कि उसमें जो कृषि आदि उत्पादन किया जा रहा है उसका बार-बार देखिए हर जो फसल होती है ना, उसको उगाने का एक समय होता है और उसको रिलैक्स करने के लिए भी एक समय निर्धारित होता है। पर आजकल की बढ़ती जनसंख्या के कारण हम उसे रिलैक्सेशन का जो टाइम है वो नहीं देते। जिसके कारण क्या हो जाती है, उसकी उर्वरता में कमी हो जाती है। यानी कि उत्पादकता जो उत्पादन करने की उसकी क्षमता है, उसमें भी कमी होने लगती है। ठीक है? दूसरा है नाइट्रोजन यौगीकरण की कमी। ठीक है? तीसरा है बढ़ता क्षरण। ये बढ़ता क्षरण सॉइल इरोसियन जो है, ये यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें 4 प्रकार आते हैं। पहला है स्प्लैश, दूसरा है शीट, तीसरा है रिल, चौथा है गली, ठीक है? ये 1 सेकंड। हाँ, ये 4 तरीके से अ, सॉइल इरोशन होता है यानी कि क्षरण होता है। तो इसमें स्प्लैश जो है, ये देखिए ये यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो स्प्लैश जो अपर्दन है, ये वर्षा की बूंद में स्फुर अपर्दन वर्षा की बूंदों के गिरने की ऊर्जा के कारण होता है, जिसके कारण मृदा के कणों का विघटन होता है और तलछट नीचे ढलान की ओर चले जाते हैं। ठीक है? और परत अपरदन क्या है? तो ये शीट, ठीक है? ये यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे। तो परत इसमें क्या है? तो मृदा की ऊपरी सतह एक परत की तरह एक समान अपरदन होता है, ठीक है? और रिल, रिल क्या है? तो पानी के तेज प्रवाह के कारण भूमि में रिल अपरदन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्या होता है मिट्टी एकदम से समिट सी जाती है बिल्कुल बहती हुई सी, ठीक है? और ये चौथा है अवनालिका गुल्ली, ठीक है? गुली, ठीक है? गुली क्या है? तो ये रिल का ही एक बड़ा रूप है। इसमें क्या होता है, मिट्टी जो भूमि होती है वो खिसक जाती है और गहरे-गहरे गड्ढे वाले क्षेत्र यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है? ये चंबल घाटी में दर्रे व्यापक रूप से फैले हुए हैं। ये चंबल एक घाटी है, वहाँ पर ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएँगे। ये वहाँ पर कुछ एक शूटिंग भी हुई है मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन चंबल घाटी में हुई है। तो वहाँ पर ये आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएँगे। ये इतने बड़े होते हैं कि इंसान भी इसके अंदर छुप सकते हैं। ठीक है? ये इतनी ज़्यादा मृदा वो हो जाती है, अपरदन हो जाता है इसमें। ठीक है? तो भारत में मृदा अपरदन में प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो राजस्थान है और इसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है? तो ये 2 क्षेत्र जो हैं मृदा अपरदन के सबसे बड़े क्षतिग्रस्त देश माने जाते सॉरी राज्य माने जाते हैं। आगे 4th पॉइंट देखिए यहाँ पर मिट्टी और पोषक तत्वों का नुकसान होता है। कम फसलों की पैदावार होती है, बढ़ती लवणता, लवणताओं की बढ़ाव हो जाता है, टैंकों और जलाशयों में गाद का जमाव। ठीक है? तो ये कुछ इसके प्रभाव और कारण थे। अब इसके यहाँ पर कुछ और प्रभाव भी हैं, जैसे मृदा की ऊपरी सतह की उर्वरता समाप्त हो जाती है, बहकर पोषक तत्वों की मात्रा की क्षति हो जाती है, जल स्तरों में कमी हो जाती है, वनस्पतियों तथा उस पर निर्भर आबादी को क्षति पहुंचती है, सूखा और बाढ़ आदि होता है, ठीक है? और अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये गुली जो अवनालिका है ये अपरदन के कारण प्राकृतिक हाइडआउट यानी कि छिपने के स्थान बन जाते हैं ठीक है उदाहरण यहाँ पर चंबल घाटी दी हुई है अब मृदा उर्वरता की में कमी तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए तो जिसमें मृदा को प्राप्त पर्याप्त सिंचाई एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराने पर भी मृदा पर्याप्त उत्पादन नहीं देती है उसके कारण क्या है तो हरित क्रांति के द्वारा ये गलत प्रथाओं के उपयोग के कारण अधिकतर
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी क्षेत्र मृदा उर्वरता से प्रभावित हुए थे। ठीक है? मृदा उर्वरता में सबसे कमी के कारण क्या है? तो बार-बार फसल उगाने से मृदा उर्वरता कम हो जाती है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक फसल उगाने के बाद उसको रेस्ट देना पड़ता है 6 मंथ या 4th मंथ, हर फसल का अलग-अलग होता है, तो वो हम नहीं देते, ठीक है? जो किसान है वो नहीं देते, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है, ठीक है? मृदा को पुनः उर्वरता प्राप्त करने का समय नहीं मिलता। फसल चक्र के अवैज्ञानिक तौर तरीके मतलब हम लोग बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं जिसके कारण ये सारी दिक्कतें आती हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक तथा अत्यधिक उपयोग इत्यादि ये समस्याएँ भी आती हैं और उर्वरता वापस पाने के लिए भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाना चाहिए। साथ ही फलीदार पौधों का उगाना सहायक होता है, ठीक है? जो फलीदार पौधे होते हैं, वो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, उसको वापस लाने में बहुत सहायक होते हैं, ठीक है? अब आगे यहाँ पर जल भराव के विषय में बता रहे हैं। तो जल भराव क्या है? तो उचित जल निकासी के अभाव में मृदा जल भराव बन जाती है, ठीक है? जल के कारण फसलें गीली हो जाती हैं, अत्यधिक जल भी नहीं होना चाहिए। जल भराव के कारण हवा का सामान्य संचरण संभव नहीं होगा, यानी कि उसको जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगी, हमेशा पानी भरा रहेगा यदि, और मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाएगी। जल की उचित निकासी के लिए उचित निकासी प्रणाली का निर्माण और जल भराव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है? फिर लवणता, लवणता क्या है? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा आमतौर पर लवणीय और क्षारीय हो जाती है, जैसे कि राजस्थान एक आदर्श उदाहरण है, जहां मृदा खराब नहीं है लेकिन कम वर्षा के कारण फसलें उगाने के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है? वहां की मृदा खराब नहीं है, ठीक है? वो उसमें बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पर राजस्थान की जो चट्टान इत्यादि है तो उससे वो है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? जब समुद्री जल भूमि में प्रवेश करता है तो मृदा लवणीय हो जाती है और लवणीय कैसे? देखिए समुद्र का जल जो है ना, वो कैसा है? खारा है। उसमें नमक जो लवणता की मात्रा है वो बहुत अधिक है, ठीक है? तो उसका हम सिंचाई में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि वो हमारे सिंचाई में या कृषि में हम उपयोग करने लगते हैं तो मृदा में भी प्रॉब्लम आ जाती है। नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति है जिसे कंकर भी कहा जाता है। मृदा पानी के लिए अभेद्य होगी और पानी राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर क्षेत्रों की तरह भर जाएगा। यदि मृदा में नमक की मात्रा अधिक होती है तो यह क्षेत्र को लवणीय बनाता है, ठीक है? अब स्थानांतरण और झूम कृषि ये क्या है? तो ये मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित कृषि का एक प्रकार है, जिसे काट एवं दाह स्प्लैश एंड बर्न कृषि की विधि भी कहा जाता है, ठीक है? एक बार फसल काट लेने के बाद जमीन को काट कर जला दिया जाता है, ठीक है? ये हरियाणा साइड ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जिसके कारण दिल्ली में पॉल्यूटेड होता है, पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा आता है एक टाइम पे। किसान दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं और वहां फसलें उगाते हैं और जली हुई भूमि को एक अवधि के लिए खेती रहित छोड़ दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट कह रहे हैं प्रारंभ में भूमि में दो खेती के बीच का अंतर 10 से 20 वर्ष था, लेकिन अब जमीन और फसलों की अधिक मांग के कारण यह अंतर घटकर केवल 2 से 3 वर्ष हो गया। ठीक है? देखिए कुछ ऐसी खेतियां थी जिसमें कितना अंतराल दिया जाता था 10 से 20 वर्ष का, लेकिन अब अधिक मांग के कारण वो घट करके क्या हो गया सिर्फ 2 और 3 वर्ष। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि मृदा पॉल्यूशन कितना ज्यादा हम कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिससे आवास हानि और भूमि अपव्यय भी होता है। नेक्स्ट देखिए मृदा संरक्षण विधियां। तो इसके लिए संरक्षण के लिए कुछ कुछ विधियां हैं, जैसे सबसे पहला फसल चक्र, ठीक है? तो इसमें भारत में मोनोक्रॉपिंग विधि अपनाई जाती है। साल दर साल उसी फसल को उगाना मृदा में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को समाप्त कर देता है, जिससे हर बीते साल के साथ कम उपजाऊ हो जाती है। फसल चक्र एक तरीका है जिसमें मृदा की उर्वरता को फिर से हासिल करने के लिए चक्र के आधार पर हर साल विभिन्न फसलों को उगाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि फली वाली फसल इत्यादि उगाने से उर्वरता उसकी जो होती है वो वापस आती है, ठीक है? तो एक फसल चक्र एक तरीका निकाला गया है जिससे मिट्टी की उर्वरता जो है वो पूरा वापस प्राप्त की जा सके, ठीक है?
उदाहरण के लिए यहाँ पर गेहूं उगते समय नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है और आलू पोटेशियम का उपभोग करता है। इसीलिए फसल चक्र विधि का प्रयोग करके नाइट्रोजन और पोटेशियम के अनुपात में संतुलन बनाए रखा जाता है। यानी कि एक बार उसी जमीन में गेहूं उगाया जाएगा और दूसरी बार उसी जगह आलू उगाया जाएगा, जिससे उसकी उर्वरकता जो है वो बनी रहे। ठीक है। दलहन मृदा उर्वरकता को बहाल करने में भी मदद करता है। आगे आते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? तो इसके तहत फसलों को एक ऐसी भूमि पर एक दूसरे के समानांतर वैकल्पिक स्ट्रिप्स में खेती की जाती है। विभिन्न फसलों को एक ही भूमि पर उगाया जाता है। आमतौर पर उगने की अलग-अलग अवधि होती है ताकि उन्हें अलग-अलग समय पर काटा जा सके। इससे ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी भी समय जमीन पूरी तरह से खाली ना हो। ये हवा और गर्मी के प्रभाव को रोकने में भी मदद करता है, जो भूमि की ऊपरी परत को नष्ट करती है। ठीक है। देखिए, जब आप भूमि ज्यादा जरूरत से ज्यादा भी यदि आप खाली छोड़ते हैं ना, तो जो धूप इत्यादि जो है, हवा और गर्मी है, तो उसके कारण भी उसकी उर्वरता या अपर्दन की प्रॉब्लम आती है सामने। ठीक है। तो उससे के लिए हमें उसको खाली नहीं छोड़ना है, हमें लगातार उसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियों का उगान करना है। ठीक है। अगर अलग-अलग ऊंचाई की फसलें उगाई जाती हैं, तो लंबी फसलें मृदा पर हवा बहने की गति को अवरुद्ध कर सकती हैं, जबकि छोटी फसलें पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। एक साथ वे मिट्टी के आवरण को नष्ट होने से बचाव कर सकती हैं, इत्यादि ये कारण होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? तो इसको पलवरीकरण भी बोलते हैं। फसलों के बीच की मिट्टी की परतों, पत्तियां, घास की कर्तनें, तिनके जैसे कार्बनिक पदार्थों से ढकी होती हैं। मृदा को अपरदन से बचाने के अलावा मल्चिंग से मिट्टी की नमी को संरक्षित करने में भी मदद मिलती है, जिससे पानी के संरक्षण भी होता है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण पोषक तत्वों को शामिल करके मल्चिंग मृदा के पोषण तत्वों में वृद्धि की जाती है और मल्चिंग मिट्टी के तापमान को बनाए रखने और खपतवार के विकास में भारी बारिश के कारण भी इसका संघनन को रोकने की मदद करता है। नेक्स्ट है कंटूर जुताई। ये क्या है? तो समोच्च रेखीय जुताई ढलान पर समकड़ों पर समोच्च रेखीय के साथ जुताई की विधि होती है। ठीक है। जिसे ढलानों पर अवनालिका के बनने को रोकेगा, जिसके कारण ऊपरी जो मृदा दूर बहने से रुकती है। ठीक है। ये आप लोगों को वो अभी हम लोगों ने पढ़ाया था ना, गिली और रिल। रिल क्या है? वो बहती है, इसी के कारण तो रिल बनती है ना, तो उसको रोकती है ये ढलानों पर फसलों में पर्याप्त पानी को भी सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है? तो खेती के लिए कम जगह उपलब्ध होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में इस खेती को विधि को अपनाया जाता है। इसमें पहाड़ी की ढलान को नियंत्रित अंतराल में क्षैतिज टेरेस में परिवर्तित किया जाता है, जिससे फसलों की खेती की जा सकती है। ढलानों के साथ सतह पर अपवाह भी कम हो जाती है और जिससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पहाड़ में यदि गए होंगे, तो वहां पर ऐसे सीढ़ी टाइप की बनाई जाती है ऐसे पहाड़ों पे, और उसके बाद उसमें खेती की जाती है। ठीक है। यही टेरेस फार्मिंग है। ठीक है। इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे समोच्च रेखित बांधकर कंटूर बेटिंग जो है, आ, एक सेकेंड। हम्म इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं। अपवाह को रोकने के लिए पहाड़ी इलाकों की ढलान पर कई चेक लगाए जाते हैं, जिसे पूरी ढलान को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और जो ढलाव के साथ अफवाह को कम करने में मदद करते हैं। और इस प्रकार ढलानों पर वर्षा जल से अधिक अवशोषण को सुनिश्चित किया जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव नियंत्रित हो। ठीक है। अब देखिए, वहां पर पहाड़ों में क्या होता है? ढलान होती है, तो हमें इस तरीके से उसकी कटिंग करनी होती है, जिससे जो पौधों को आवश्यक पानी चाहिए वो उतना उन तक पहुंच जाए और बाकी जो अतिरिक्त पानी है वो नीचे आ जाए। ठीक है। इससे भी ये होता है। तो बंस बांध ढलान के साथ संरक्षण दीवारों के रूप में भी कार्य करता है, वहां पे बांध इत्यादि भी बनाया जाता है। अब मृदा संरक्षण के अन्य उपाय हैं। तो क्या है? तो आदिवासी समुदायों को प्रशिक्षित करके कृषि में व्यवस्थित करना, उन्हें मवेशी और कृषि औजार, खाद इत्यादि प्रदान करके खेती को छोड़ने की प्रवृत्ति को सीमित करना,
हवा के कटाव की क्रिया को कम करने के लिए जुताई सही दिशा में की जानी चाहिए। मिट्टी के पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए कम अवधि जल्दी परिपक्व होने वाली किस्मों की फसलों को उगाना चाहिए। अतः फसलीकरण यह एक ही समय में एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों को उगाने की विधि से के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। और वनीकरण, वनीकरण मतलब वनीकरण में मौजूदा वन्य क्षेत्र की रक्षा करने के साथ साथ नए पेड़ लगाना भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे भी हम मृदा प्रदूषण है इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये मृदा प्रदूषण हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो बता पूछ लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न मैंने इसमें नहीं डाले हैं, तो यदि आप बोलेंगे तो मैं कल करवा दूंगी। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।